अब लेसन 4 कक्षा 12 में पाठ 4 जनन स्वास्थ्य में हम गर्भ निरोधक में पढ़ेंगे मुंह से लेने योग्य गर्भ निरोधक व अंतर रोग। महिलाओं के द्वारा खाए जाने वाला एक अन्य गर्भ निरोधक प्रोजेस्टेरोन अथवा प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का संयोजन है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है या तो जो गोलियां महिलाएं लेती हैं पिल्स, उनमें प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन ये हार्मोन होते हैं। टिकिया के रूप में ली जाने वाली, गोलियों के रूप में ली जाने वाली जो गर्भ निरोधक हैं उनमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है या प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। ये गोलियां 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती हैं। जो आर्तव चक्र होता है महिला का, आर्तव चक्र पहले दिन से लेकर के 28 से 29 दिन तक चलता है आर्तव चक्र। इस आर्तव चक्र में जो पहला दिन होता है वहाँ से शुरू करनी पड़ती है ये गोली और 21 दिन तक ली जाती हैं। पहले दिन से शुरू करके 21वें दिन तक ये गोली ली जाती है। उसके बाद फिर से रिपीट करी जाती है। जब तक किसी स्त्री को संतान नहीं चाहिए तब तक वो इस प्रकार से इन गोलियों को ले सकती है। ये गोलियां अंडोत्सर्जन और रोपण को संदमित करने के साथ साथ गर्भाशय गिरवा की श्लेष्मा की गुणवत्ता को बदल देती हैं, जिससे शुक्राणुओं के प्रवेश पर रोक लग जाती है या उनकी गति मंद पड़ जाती है। ये गोलियां बहुत ही प्रभावी होती हैं, आसानी से उपलब्ध होती हैं तथा इनका दुष्प्रभाव बहुत कम होता है। औरतों के द्वारा ये खूब स्वीकार्य हैं। इसके अलावा एक सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली होती है, गैर स्टेरॉयडी। यह हफ्ते में एक बार ली जाती है। इसके दुष्प्रभाव बहुत कम तथा यह उच्च निरोधक क्षमता वाली होती है। तो ये तो हुई गोली की बात। प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। या तो ये तरीका है लेने का, 1 से 21 दिन तक आर्तव चक्र के दौरान ली जाती हैं, फिर 7 दिन छोड़कर फिर पहले दिन से ली जाती हैं। जब तक कि किसी को गर्भधारण नहीं करना होता है तब तक इन्हें लिया जा सकता है। एक सहेली नाम की गैर स्टेरॉयडी टिकिया होती है या गोली होती है जिसे हफ्ते में एक बार लिया जाता है। इसके अलावा स्त्रियों द्वारा प्रोजेस्टेरोन अकेले या फिर एस्ट्रोजन के साथ टीके के रूप में या त्वचा के नीचे अंतर रोग के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके कार्य की विधि ठीक गर्भ निरोधक गोलियों की भांति ही होती हैं और ये काफ़ी लंबे समय तक प्रभावी होती हैं। यानी कि इन हार्मोन्स को इंजेक्शन के रूप में भी लिया जा सकता है या त्वचा के नीचे अंतरोप करके भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा मैथुन के 72 घंटे के भीतर ही प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन संयोजनों का प्रयोग या आईयूडी के उपयोग से आपातकालिक गर्भ निरोधक के रूप में बहुत ही प्रभावी पाया गया है और इन्हें बलात्कार या सामान्य लापरवाही पूर्ण असुरक्षित यौन संबंधों के कारण होने वाली संभावित सहगर्भता से बचने के लिए लिया जा सकता है। यानी कि असुरक्षित यौन संबंध अगर किसी ने बना लिए
या बलात्कार के समय गर्भाधारण से बचने के लिए इन हार्मोन के संयोजनों को मैथुन के 72 घंटे तक लिया जा सकता है। जैसे इसमें एक टैबलेट बाजार में मौजूद है अनवांटेड 72। ये किसका कॉम्बिनेशन है? प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन का। मैथुन के 72 घंटे बाद तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है गर्भधारण से बचने के लिए, या अगर कोई आपातकालीन स्थिति है तो आईयूडी का उपयोग, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उसका आईयूडी का उपयोग भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं शल्य क्रियात्मक विधियों की। शल्य क्रियात्मक विधियां। इसमें सर्जरी के द्वारा इन्हें बंध्यकरण या स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं। स्टेरिलाइजेशन, बंध्यकरण। ये विधियां तब इस्तेमाल में लाई जाती हैं जब कोई दंपति जिसका परिवार पूरा हो जाता है और वो फिर परमानेंटली बच्चे नहीं चाहते हैं, यानी कि आगे भविष्य में वो किसी भी प्रकार की संतान नहीं चाहते हैं, तो फिर शल्य क्रियात्मक विधियां, इन्हें सामान्य भाषा में नसबंदी भी कहा जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है। नसबंदी पुरुषों के केस में भी हो सकती है या महिलाओं के केस में भी हो सकती है, यानी कि पुरुष या महिला दंपत्ति में से कोई एक अपनी नसबंदी, शल्य क्रिया या बंध्यकरण करा सकता है। इसमें 2 तरीके हैं। पहला इसमें आता है शुक्रवाहक उच्छेदन। शुक्रवाहक उच्छेदन वैसेक्टोमी। हमने जनन अंग में पढ़ा था कि जो टेस्टिस होता है, उस टेस्टिस से निकलती है वास डिफरेंस। शुक्रवाहक वाहिका। ये टेस्टिस है। वर्षण, वर्षण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वर्षण में क्या बनते हैं? शुक्राणु। उन शुक्राणुओं को फिर ये वास डिफरेंस आगे लेकर के जाती है। अगर इस वास डिफरेंस को यहाँ से काट दिया जाए, काट करके मोड़ दें या बांध दें, तो ये जो शुक्राणु इसके अंदर बनते हैं ये आगे नहीं जा पाएंगे, तो आगे जाकर के फिर निषेचन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएंगे। तो ये पुरुषों में तरीका है शुक्रवाहक उच्छेदन। जो शुक्रवाहिका है, वास डिफरेंस है, उसे काट करके मोड़ दिया जाता है और बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणुओं के आवागमन का रास्ता बंद हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियों में डिंब वाहिनी फैलोपियन नलिका उच्छेदन, डिंब वाहिनी फैलोपियन
नलिका उच्छेदन, जिसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। ये तरीका है, हमने मादा जनन अंग की रचना पढ़ी थी, उसे थोड़ा सा देख लेते हैं। ये अंडाशय है, इसमें बनता है एग। फिर ये फैलोपियन नलिका है, फैलोपियन ट्यूब। इस फैलोपियन ट्यूब के द्वारा आगे बढ़ता है और आगे निषेचन होता है। अगर इस फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाए, काट करके बांध दिया जाए, तो क्या होगा? इसे हम देखते हैं ऊपर की ओर फिर से। फैलोपियन ट्यूब डिम्बवाहिनी, फैलोपियन नलिका उच्छेदन, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में क्या है? ये मादा जनन अंग, यहाँ से ये अंडाशय है, अंडाशय में बनता है एग। एग जो है बनकर के यहाँ जाता है फैलोपियन ट्यूब में, फिर आगे बढ़ता है और आगे निषेचन होता है इसका। अगर इस नलिका को यहाँ से काट दिया जाए तो इस अंडे का आगे का आवागमन रुद्ध हो जाएगा और इसका फिर निषेचन नहीं होगा और आगे फिर गर्भधारण की संभावना नहीं रहेगी। तो ये परमानेंट तरीके हैं, लेकिन इन तरीकों का रिवर्स करना, अगर हम फिर सामान्य स्थिति में लाना चाहते हैं तो बड़ा मुश्किल काम है। तो ये विधियां तब अपनाई जाती हैं जब परिवार पूर्ण हो जाता है और आगे संतान की आवश्यकता नहीं होती हैं। तो ये शल्य क्रियात्मक विधियां या सर्जरी मेथड्स नसबंदी तब इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि उपयुक्त गर्भ निरोधक उपायों का चुनाव एवं उपयोग किसी शिक्षित डॉक्टर या विशेषज्ञ द्वारा ही किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि जनन स्वास्थ्य के रखरखाव हेतु गर्भ निरोधक नियमित रूप से अपेक्षित नहीं होते हैं। वास्तव में इनका उपयोग प्राकृतिक प्रक्रिया जनन जैसे गर्भाधान सगर्भता के विरुद्ध है। इन सब के बावजूद व्यक्ति को इन विधियों को इस्तेमाल करने के लिए विवश होना पड़ता है, फिर चाहे सगर्भता को रोकने या देरी करने का या अंतराल रखने का कोई निजी कारण रहा हो। इसमें संदेह नहीं है कि इन विधियों के व्यापक उपयोग ने जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर भी इन उपायों के संभावित दुष्प्रभावों में मतली या उल्टी, उदरीय पीड़ा, उदर में दर्द, इसके अलावा बीच बीच में रक्तस्राव, अनियमित आर्तव, रक्तस्राव और यहाँ तक कि स्तन कैंसर जैसी बातें हो सकती हैं। यद्यपि यह बहुत नगण्य है, फिर भी इनकी पूरी तरह से उपेक्षा नहीं की जा सकती है। अब हम कक्षा 12 पाठ 4 जनन स्वास्थ्य में पढ़ेंगे सगर्भता का चिकित्सीय समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP। गर्भ अवस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर
या अपनी स्वयं की इच्छा से गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात, प्रेरित गर्भपात या सगर्भता का चिकित्सीय समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP कहा जाता है। अगर कोई स्त्री गर्भ अवस्था, जो गर्भ अवस्था का 9 माह का पीरियड है, उस पीरियड से पहले ही अपनी इच्छा से गर्भपात करा दे, उस गर्भ को गिरा दे, तो उसे कहते हैं सगर्भता का चिकित्सीय समापन या प्रेरित गर्भाधान। पूरी दुनिया में हर साल लगभग 45 से 50 मिलियन MTP कराए जाते हैं। पूरे विश्व में 45 से 50 मिलियन, 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, यानी कि हम कह सकते हैं 450 से 500 लाख गर्भपात या MTP कराए जाते हैं। यह संसार की कुल सगर्भताओं का 1/5 भाग है। निश्चित रूप से यद्यपि जनसंख्या को घटाने में MTP की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन इसका उद्देश्य जनसंख्या घटाना नहीं होना चाहिए। जनसंख्या कम होती है इससे, लेकिन इसका एकमात्र उद्देश्य केवल जनसंख्या कम करना ही नहीं होना चाहिए। MTP को स्वीकृत करने या कानूनी रूप दिए जाने में लोगों के भावनात्मक, नैतिक, धार्मिक तथा सामाजिक पहलू जुड़े हुए हैं। ये जो क्रिया है प्रेरित गर्भपात की, इस क्रिया को कराया जाना चाहिए या नहीं कराया जाना चाहिए, या इसके लिए कानून बनना चाहिए, तब इसकी अनुमति देनी चाहिए। इसके संदर्भ में लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, धार्मिक भावनाएं हैं, सामाजिक भावनाएं हैं, और परंपरागत जो पहलू हैं वो उसके साथ में जुड़े हुए हैं। भारतवर्ष में कुछ शर्तों के साथ 1971 में MTP को कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। इस प्रकार के प्रतिबंध अंधाधुंध और गैर कानूनी मादा भ्रूण हत्या, क्योंकि इस प्रक्रिया में अक्सर ऐसा होता था हमारे देश में कि किसी को पता चलता था कि गर्भ में लड़की है तो गर्भपात करा देते थे। तो इस प्रक्रिया से बचने के लिए और अंधाधुंध गर्भपातों को रोकने के लिए सन 1971 में भारत में इसके लिए एक कानून बन गया। कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिसमें MTP के प्रयोग से अनचाही सगर्भताओं से मुक्ति मिलती है। कई बार लापरवाही से या असुरक्षित यौन संबंधों की वजह से या मैथुन के समय अगर कोई गर्भ निरोधक उपाय फेल हो जाए और सगर्भता हो जाए, तो उस स्थिति में या बलात्कार की स्थिति में ये इन जो MTP है उसको कानूनी रूप से वैधता दी गई है। सगर्भता की पहली तिमाही में अर्थात सगर्भता के 12 सप्ताह तक की अवधि में कराया जाने वाला MTP अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है। सगर्भता के 3 माह तक जो MTP कराया जाता है उसे सुरक्षित माना जाता है। इसके अलावा इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि MTP हमेशा कुशल चिकित्सक के द्वारा ही कराया जाना चाहिए। किसी नीम हकीम या अनुभवहीन नर्स के द्वारा नहीं कराया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें माँ और शिशु दोनों के लिए ये स्थिति घातक हो सकती है। कई बार MTP कराना मजबूरी हो जाती है। पता चलता है कि अगर सगर्भता की जो स्थिति है वो शिशु के लिए
या माँ के लिए या दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई केस में जब पता चलता है कि लड़की गर्भ में है तो एमटीपी करा दिया जाता है। तो अगर इसे हम संक्षेप में बात करें, सहगर्भता का चिकित्सीय समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी या प्रेरित गर्भपात, गर्भ धारण की जो 9 माह की अवधि है, अगर उससे पहले ही शिशु को का गर्भपात करा दिया जाता है तो उसे कहते हैं एमटीपी। पूरे विश्व का 1/5 सहगर्भता एमटीपी कराई जाती है। 450 से 500 लाख एमटीपी जो है वो होती है पूरे विश्व में। यद्यपि इसके साथ सामाजिक, धार्मिक आदि भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन कुछ देशों में इसे कानूनी मान्यता दी गई है। जैसे भारत में इसके लिए 1971 में एक कानून बना था ताकि अंधाधुंध एमटीपी को रोका जा सके और जो गर्भ में लड़की होती है उसकी हत्या ना हो सके। जब अगर कई बार ये अनिवार्य हो जाता है, अगर शिशु के लिए या माँ के लिए या दोनों के लिए सहगर्भता की स्थिति हानिकारक हो या असुरक्षित यौन संबंधों के केस में, बलात्कार जैसी स्थिति में एमटीपी जो है कराया जा सकता है, वो भी गर्भधारण के 3 माह की अवधि तक इसे सुरक्षित माना जाता है।